दोस्तों, एक लड़के का पैर उसके शादी से ठीक 2 दिन पहले टूट जाता है। लोग उसको लेकर अस्पताल जाते हैं और अस्पताल में उसके पैर की सर्जरी होती है। तमाम लोग उसको देखने के लिए अस्पताल जाते हैं और देखकर फिर वापस आते हैं। इस बीच वो लड़की भी उसको देखने के लिए आती है, जिस लड़की से 2 दिन बाद उसकी शादी होने वाली थी। लेकिन उस लड़की का दिल नहीं कर रहा था कि ऐसे हालत में उस लड़के को छोड़कर वो वापस जाए। वह वहीं पे उस लड़के की सेवा करना चाहती थी, उसकी देखभाल करना चाहती थी, उसके साथ ही रहना चाहती थी। और ऐसा ही होता है, घर वालों की सहमति से वो वहीं पे अस्पताल में रुक जाती है और अस्पताल में ही एक प्राइवेट कमरा लिया जाता है और उस कमरे में उस लड़के को वहीं पर शिफ्ट किया जाता है। वो लड़की उसके साथ रहती, बहुत देखभाल करती, उसको सहारा देती, उसका सर दबाती, उस लड़के से अच्छी अच्छी बातें करती, उसे पूरी तरीके से खुश रखने की हर संभव कोशिश करती ताकि वो जल्द ही रिकवर हो सके। सब लोग उसकी बहुत तारीफ करते, वो कहते कि कितनी अच्छी लड़की है, देखो अभी शादी हुई नहीं है और इस तरीके से सेवा कर रही है। दोस्तों, ऐसा करते करते लगभग 15 दिन बीत गए। अब वो लड़का उस लड़की के कंधों का सहारा लेकर 5-10 कदम चलने भी लगता है और उसी रात में वो उस लड़की से बहकी बहकी बातें करने लगता है। उसके इस बात को सुनकर वो लड़की कहती है, अभी तक तो आप ठीक थे, अचानक से ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रहे हैं? दरअसल वो लड़का उस लड़की के साथ संबंध बनाना चाहता था, या फिर यूं कहें कि उस लड़की के साथ संबंध बनाने की अपनी इच्छा वो जाहिर करता है। उसके इस बात को सुनकर वो लड़की सीधा मना करती है और कहती है, आपने सोचा भी कैसे कि मैं शादी के पहले यह सब करूंगी? लेकिन अंततः वो लड़का प्राइवेट वार्ड में उस लड़की को इतना मजबूर कर देता है जिसकी कोई लिमिट नहीं थी। और फिर इन दोनों के बीच एक समय वो भी आ जाता है जब ये दोनों आपस में संबंध बना लेते हैं। यहां तक तो फिर भी ठीक था, दोनों की सहमति हुई और संबंध बन गया। लेकिन उसके बाद उस लड़के ने उस लड़की के साथ जो किया वो वाकई अपने आप में न सिर्फ शर्मनाक था बल्कि खौफनाक और दर्दनाक भी था। दोस्तों, यकीन मानिए, जब इस पूरी घटना को आप सुनेंगे तो आपकी अंतरात्मा कांप उठेगी, आपका रोम रोम सिहर जाएगा और आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आज के इस आधुनिक युग में लड़के और लड़कियां आखिर किस हद तक गुजर जाते हैं और उसके बाद जो परिस्थितियां उत्पन्न होती है, उन परिस्थितियों को जानकर, उन परिस्थितियों को सोचकर भी एक आम इंसान पूरी तरीके से सिहर जाएगा। तो एक बहुत ही रहस्यमयी और इंटरेस्टिंग कहानी है, बहुत ही शानदार कहानी है। मैं चाहता हूं थोड़ा सा समय निकालकर दिल को झकझोर देने वाली इस पूरी घटना को आप लोग जरूर सुने। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको बताने जा रहा हूं, यह सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित लालपुर पांडेपुर थाना क्षेत्र की है। पांडेपुर थाना क्षेत्र का ही रहने वाला दीपक, जिसकी शादी 2 दिन बाद होनी थी, घर में सारे मेहमान जुट चुके थे। अप्रैल का महीना था, गर्मी का मौसम था, सब लोग छत पर सोने की इच्छा जाहिर करते हैं। उनमें से बहुत लोग छत पर सो भी जाते हैं और उन लोगों के साथ दीपक भी छत पर ही सो जाता है। लेकिन होने को कुछ और ही मंजूर था। रात के अंधेरे में दीपक छत से नीचे संजोग से गिर जाता है। छत से गिरते ही दीपक का पैर पूरी तरीके से फ्रैक्चर हो गया था। घर वाले उसको लेकर अस्पताल जाते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं और वहां पे डॉक्टरों के द्वारा दीपक के पैर की सर्जरी होती है। इस तमाम लोग दीपक से मिलने के लिए हॉस्पिटल में जाते हैं और मिलकर आते हैं। और इस बीच जब लड़की के घर वालों को इस बात की जानकारी हुई, लड़की के घर वाले अब ये सोचने लगते हैं कि अब कैसे क्या होगा। 2 दिन बाद ही हमारी बेटी की शादी थी, सारी तैयारियां हो चुकी थी और अब शादी कैसे होगा, तमाम तरह की बात लड़के के घर वाले सोच रहे थे। लेकिन जो उनकी लड़की संध्या थी, जिससे कि दीपक की शादी होने वाली थी, वह भी अपनी इच्छा जाहिर करती है और कहती है कि मैं भी दीपक को देखने जाऊंगी और मैं भी उनसे मिलना चाहती हूं। अब परिवार वालों की स्वीकृति हो जाती है, क्योंकि संध्या से ही दीपक की शादी होने वाली थी। तो अब संध्या को लेकर घर वाले उस हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं जहां दीपक एडमिट था। और जब दीपक से मिलने के बाद संध्या के घर वाले संध्या को लेकर वापस जाने लगते हैं, तब संध्या दीपक को देखती है। दीपक को देखने के बाद वह दीपक को इस हालत में छोड़कर जाना नहीं चाहती है। वो मन ही मन सोचती है कि काश हम यहां रहते और दीपक की सेवा करते, उसकी देखभाल करते
तो कितना अच्छा होता। ये अपनी इच्छा अपनी मां से, अपनी मम्मी से वो जाहिर करती है। अब उसकी मां ये बात अपने पति से कहती है। सब लोग इस बात को लेकर विचार विमर्श करते हैं और विचार विमर्श करने के बाद सब लोग काफी खुश होते हैं। कितना बढ़िया इसका विचार है। और अंततः उस हॉस्पिटल में ही एक प्राइवेट कमरा लिया जाता है और उसी कमरे में दीपक को शिफ्ट कर दिया जाता है। अब वो दीपक की बड़े ही अच्छे तरीके से सेवा करती है, दिन रात उसके देखभाल में पूरी तरीके से लग जाती है। और उसको इस तरीके से सेवा करते देख डॉक्टर कहते हैं कितना बढ़िया विचार है इस लड़की का। आजकल तो कोई सगा भी ऐसा नहीं करता है। पूरी तरीके से उसके इस स्वभाव से, उसके इस व्यवहार से डॉक्टर भी खुश हो जाते हैं। धीरे धीरे समय बीतता गया। इस बीच संध्या दीपक की सेवा करती, जी जान से उसमें लगी रहती, उसको सहारा देती, उससे अच्छी अच्छी बातें करती। और कभी कभी ये दोनों अपने फ्यूचर की प्लानिंग को लेके भी डिस्कशन करने लगते कि शादी के बाद क्या होगा, शादी के बाद हनीमून पे हम लोग कहाँ चलेंगे, तुमने पढ़ाई कहाँ से की है, तुमने पढ़ाई कितनी की है, तमाम तरह की बातें वो लोग किया करते। और साथ ही वो लड़की दीपक के जॉब के बारे में भी वो डिस्कशन करती, क्योंकि दीपक बंगलोर के एक अच्छे मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत था, अच्छा खासा उसका सैलरी था। दोस्तों ऐसे ऐसे लगभग 17 दिन बीत गए। अब धीरे धीरे दीपक संध्या के कंधे पर हाथ रखकर उसका सहारा लेकर 5-10 कदम चलने भी लगा। अब पहले से दीपक बहुत ज्यादा ठीक था और उसके स्वास्थ्य में लगातार दिन प्रतिदिन सुधार हो रहा था। अब डॉक्टरों ने दीपक से बोला कि बेटा 4 दिन बाद अब आपकी छुट्टी कर दी जाएगी। अब यह बात जैसे ही संध्या सुनती है वो पूरी तरीके से मायूस हो जाती है। उसके चेहरे पर उदासी छा गई और उसको उदास देखकर दीपक भी पूरी तरीके से उदास हो गया, क्योंकि बहुत ही कम दिनों में दोनों एक दूसरे को बहुत ही ज्यादा चाहने लगे थे, एक दूसरे को प्यार करने लगे थे। उन दोनों का वहां से जाने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि दोनों इस बात को बहुत ही अच्छे तरीके से जानते थे कि यहां से जाने के बाद दोनों अपने अपने घर चले जाएंगे और जब अपने घर चले जाएंगे तो दोनों एक दूसरे से मिल नहीं पाएंगे। अब जैसे ही डॉक्टरों के द्वारा 4 दिन के बाद छुट्टी की बात कही गई दीपक से, उसी दिन दीपक संध्या से कुछ बाकी बातें करने लगता है। उस लड़की संध्या से, या फिर यूं कहें कि अपने होने वाली मंगेतर संध्या से कुछ अजीब सा डिमांड, एक वैसा डिमांड जो कि आमतौर पर एक लड़की शादी के पहले कभी नहीं चाहती है। संध्या दीपक से कहती है कि दीपक आज आप कैसी कैसी बातें कर रहे हो, आपको यह पता होना चाहिए कि जिस चीज का आप डिमांड कर रहे हो वो शादी के बाद किया जाता है। इस बात पे दीपक कहता है आखिर रहना तो मुझे तुम्हारे ही साथ है, फिर शादी के पहले क्या और शादी के बाद क्या। जो शादी के बाद होना है क्यों ना उसे हम शादी के पहले ही कर लें। अरे क्या हो जाएगा, 4 दिन बाद छुट्टी हो जाएगी, इसके बाद तुम अपने घर जाओगी, मैं अपने घर जाऊंगा, इसलिए प्लीज मेरी बात को मान जाओ और मैं जो कह रहा हूं उसके लिए तैयार हो जाओ। इस बात पे संध्या कहती है बिल्कुल नहीं, मैं ये करना तो दूर ऐसा सोच भी नहीं सकती, और ये अस्पताल है कोई घर नहीं, इस तरीके से इसका फायदा आप मत उठाओ। पूरी तरीके से संध्या दीपक को समझाने की लगातार कोशिश कर रही थी, लेकिन दीपक था कि वो मानने को तैयार नहीं था। वो लगातार अपने जिद पर अड़ा हुआ था। अब वो हद से ज्यादा इस बात के लिए संध्या को रिक्वेस्ट करने लगता है, संध्या को इस बात के लिए ऐसी वैसी कस्में भी देने लगता है, जिस वजह से संध्या पूरी तरीके से मजबूर हो जाती है। अब संध्या दीपक के ऊपर तरस खाकर जैसा दीपक कहता है वो मान जाती है और एक बार दीपक के साथ ना चाहते हुए भी संबंध बना लेती है। अब दीपक कहां पीछे रहने वाला था। अब जब एक बार संध्या दीपक के साथ ऐसा करती है तब दीपक के द्वारा फिर से वही करने के लिए संध्या को कहा जाता है, और उस दिन के बाद संध्या के न चाहते हुए भी 3 दिन और 3 रात तक लगातार उसके साथ संबंध बनाते रहता है। लगभग 22 से 23 दिन अस्पताल में रहने के बाद अस्पताल से दीपक की छुट्टी हो जाती है और दीपक अपने घर चले जाता है और संध्या अपने घर चली जाती है। दीपक जब अपने घर गया तो घर में उसके होने वाली पत्नी की सब लोग तारीफ कर रहे थे और कह रहे थे कितनी अच्छी बात है कि तुम्हें लक्ष्मी समान सर्वगुण संपन्न पत्नी मिली है, जो शादी होने के पहले से ही तुम्हारा इतना ख्याल रख रही है, तुम्हारा इतना
ध्यान रख रही है। अब जब सब कुछ ठीक हो जाता है, कुछ दिन बीत गए, दीपक भी बिल्कुल अब पहले की तरह हो जाता है, तब इन दोनों परिवार के बीच एक बार फिर से शादी की बात चलने लगती है। अब जब दोनों परिवार के बीच सहमति बन जाती है कि नवंबर में शादी कर दी जाएगी, इस बात को लेकर दीपक से पूछने का काम किया जाता है कि दीपक नवंबर का दिन कैसा रहेगा। अब जो दीपक जवाब देता है वो जवाब किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। दीपक ने जो जवाब दिया, उस जवाब को सुन के वहां मौजूद लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई। सब लोग ये सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिर दीपक ऐसा कैसे कर सकता है। दरअसल दीपक ने साफ साफ ये शादी करने से मना कर दिया और वो कहता है कि मैं उस लड़की से शादी नहीं करूंगा। अब वहां मौजूद लोग दीपक को समझाने लगते हैं और कहते हैं कि तू पागल हो गए हो, किस तरीके की बात कर रहे हो। इस बात पे दीपक शांत रहकर उन लोगों की बात सुनता है और बात सुनने के बाद कहता है कि मैं पागल नहीं हूं, मैं जो भी बोल रहा हूं पूरे होश हवास में बोल रहा हूं और मैं ये शादी उस लड़की से हरगिज किसी कीमत पर नहीं कर सकता हूं। दोस्तों, दीपक को समझाने की बहुत कोशिश की जाती है। लोगों के द्वारा उसे उस पल का याद दिलाया जाता है जब वो लड़की हॉस्पिटल में उस दीपक की इस तरीके से सेवा कर रही थी जैसे कोई अपना सगा भी नहीं करता है। लेकिन यह सारा कुछ सुनने के बाद भी दीपक के ऊपर इस बात का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है और अंततः वो ये कहता है कि वो लड़की पूरी तरीके से गंवार है, वो हमारे लेवल की नहीं है, वो हमारे प्रोफाइल से मैच नहीं करती है। अब जैसे ही इस बात की जानकारी संध्या के माँ बाप को होती है, वो भागे भागे दीपक के घर आते हैं और आने के बाद दीपक के पापा के पैरों पर गिर पड़ते हैं और गिरने के बाद कहते हैं कि मैं बहुत गरीब आदमी हूं, समाज में इस बात को लेकर काफी ज्यादा बेइज्जती हो गई। पूरे रिश्तेदार इस बात को जान चुके हैं कि हमारी बेटी आपके बेटे के साथ हॉस्पिटल में लगभग 20 से 21 दिन रह के आई है। तमाम लोग तमाम तरह की बातें बोलेंगे, बड़ी बेइज्जती होगी, हमारी बदनामी होगी और आखिर आपका बेटा ऐसा कर भी कैसे सकता है? क्या हमारा कोई इमेज नहीं है? क्या समाज में हमारी कोई प्रतिष्ठा नहीं है? क्या हमारी कोई इज्जत नहीं है? हमारा कोई रेस्पेक्ट नहीं है? इस बात पे दीपक के पेरेंट्स के द्वारा, दीपक के पापा के द्वारा यह कहा जाता है कि हमने दीपक को समझाने की बहुत कोशिश की, उसे डांट फटकार भी दिया, उसके ऊपर गुस्सा भी किया, पूरे तरीके से उसके ऊपर दबाव भी बनाया, लेकिन उसके बाद भी इस शादी के लिए वो हां नहीं करता है। इसलिए मैं हाथ जोड़ के आपसे माफी चाहता हूं कि आप लोग अपने घर चले जाएं, अब ये शादी नहीं हो सकती है। अब संध्या के घर वाले आखिर क्या करते? बात लड़की के इज्जत की थी, बात लड़की के सम्मान की थी। बहुत ज्यादा शोर शराबा न हो और भी लड़की की बेइज्जती पूरे समाज में न हो जाए, इस बात का ध्यान रखते हुए वो लोग आंखों में आंसू लिए चुपचाप अपने घर वापस चले जाते हैं। इस बीच संध्या दीपक से कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन संध्या के कांटेक्ट करने के बाद भी, संध्या के फोन करने के बाद भी दीपक उससे न तो बात करता है और न ही उसके मैसेज का कोई रिप्लाई करता है। दोस्तों, अब शादी तो कैंसिल हो गई, लेकिन फिर से एक बार, चूंकि अप्रैल 2022 में यह पहली शादी थी जो कि कैंसिल हो गई थी और अप्रैल 2023 में फिर से एक दूसरे जगह दीपक का रिश्ता तय हो जाता है। लेकिन दोस्तों, ऊपर वाले का कर्म देखिए। कहते हैं ना कि ऊपर वाले के लाठी में आवाज नहीं होती है। उसका कर्म देखिए कि शादी के ठीक 5 दिन पहले दीपक का दूसरा पैर फिर से एक बार टूट जाता है। अब की बार वो मोटरसाइकिल से जा रहा था और उसका एक्सीडेंट हो गया। अब फिर से एक बार वह उसी हॉस्पिटल में, उसी अस्पताल में पहुंच जाता है। फिर से वही कहानी, फिर से वही प्रक्रिया। समय अपने आप को लगातार दोहरा रहा था और फिर से उसको देखने के लिए लोग आते हैं, जाते हैं और फिर से नए ससुराल वाले उसको देखने के लिए फिर से एक बार उस हॉस्पिटल में पहुंचते हैं। वह लड़की भी वहां पे जाती है, सब लोग उससे मिलते जुलते हैं, मिलने जुलने के बाद जाते हैं। उसके ससुराल वाले भी उससे मिलते जुलते हैं, लेकिन जो लड़की उन लोगों के साथ आई थी, उस लड़की ने एक बार भी पलटकर दीपक के उस अवस्था को देखा तक नहीं। कहा जाता है ना कि सब लड़की एक जैसी नहीं होती है। अब ऐसा देखकर जो दीपक के रिश्तेदार थे वो दीपक को कह रहे थे कि देख दीपक, एक वो लड़की थी जो तुम्हारे लिए 22 दिन तक इस हॉस्पिटल में रही, तुम्हारे हर परिस्थिति में वो साथ खड़ी रही, तुम्हारी देखभाल की, तुम्हारी सेवा की, तुम्हारे बीमारी के भी हालत में एक अर्धांगिनी का हर वो रोल अदा की
जो कि एक शादीशुदा महिला अपने पति के लिए करती है, और एक ये पत्नी है होने वाली जो आज आई और आने के बाद तुमको पलट कर भी नहीं देखती है। अब जब दीपक की दूसरी मंगेतर लौटकर वहां से अपने घर गई तो उसे लगा कि ऑलरेडी दीपक का एक पैर पहले ही टूट चुका था, यह दूसरा पैर भी टूट चुका है, अब यह लाइफ में कुछ कर नहीं पाएगा। इसी ख्याल से वो अपने माँ बाप से कहती है कि पापा मैं ये शादी अब नहीं कर सकती हूं। यही तो उसके घर वाले भी चाहते थे, और अंत तक घर वाले भी दीपक के पेरेंट्स को, दीपक के पापा को फोन करते हैं और कहते हैं कि भाई साहब मैं अपनी बेटी का शादी बहुत जल्द करना चाहता हूं, 1-2 महीने में ही करना चाहता हूं, और इतना जल्दी दीपक रिकवर नहीं हो पाएगा, वो ठीक नहीं हो पाएगा, इसलिए हम लोग अपनी बेटी की शादी कहीं और तय कर देते हैं। अब वहां पे अपनी बेटी की शादी हम नहीं कर पाएंगे। मैं इस बात के लिए आप लोगों से माफी चाहता हूं। अब दीपक की यह दूसरी शादी भी अंततः टूट जाती है, क्योंकि जब दीपक पहली बार अस्पताल आया था, हॉस्पिटल आया था, तब एक नर्स यानी कि सिस्टर से संध्या की अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी, और उसी समय उस नर्स ने संध्या का नंबर, मोबाइल नंबर अपने पास ले लिया था, और इन दोनों में फ्रेंडशिप के नाते उससे वो चैट करती, उससे बातें करती, वो लगातार संध्या के कांटेक्ट में एक दोस्त की तरह रहती थी। अब जब उस हॉस्पिटल के नर्स को, सिस्टर को इस बात का पता चला कि यह वही दीपक है जिसने संध्या से शादी करने से मना कर दिया था, इस बात को लेके वह संध्या को फोन करती है, और फोन करने के बाद कहती है कि दीपक फिर से इस हॉस्पिटल में आया है और फिर से उसका दूसरा पैर टूट गया है। अब इतना सुनते ही संध्या पूरी तरीके से हैरान रह गई, और वो कहती है क्या बात कर रही हो, आखिर दीपक के साथ ऐसा कैसे हो सकता है। अब जो संध्या थी इतना सुनते ही भागी भागी उस हॉस्पिटल में पहुंच जाती है जिस हॉस्पिटल में दीपक एडमिट था, क्योंकि हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही संध्या अपना मुंह कपड़े से पूरी तरीके से कवर कर रखी थी। कमरे में घुसते ही दीपक की मां पास ही बैठी थी, उनके वो पैर छूती है। हालांकि दीपक की मां उस लड़की को नहीं पहचान पाती है, क्योंकि उसने अपना मुंह कवर कर रखा था कि वह कौन लड़की है, लेकिन दीपक उस लड़की को, संध्या को पहचान जाता है, और संध्या को देखते ही दीपक फपक फपक कर रोने लगता है। अब दीपक को रोते देख जो दीपक की मां थी वो भी हैरान हो गई कि आखिर दीपक एक लड़की को देखकर क्यों रो रहा है। अब संध्या जो अपना फेस अभी तक कवर कर रखी थी, अपने फेस से वो कपड़े को हटाती है और अपना चेहरा दिखाती है। उसके चेहरे को देखने के बाद दीपक की मां संध्या को पहचान जाती है, संध्या के गले से लिपट कर रोने लगती है और रोते हुए कहती है बेटा इसे माफ कर दो, इसने इतनी बड़ी गलती की है तुम्हें ठुकरा कर, और यही अपने कर्मों की सजा ये भुगत रहा है। अब दीपक भी यही कहता है सॉरी संध्या, मुझे माफ कर दो, मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ बल्कि मैं अपने कर्मों की सजा भुगत रहा हूं। और इतना बोलकर आशा भरी नजरों से अपनी आंखों में आंसू लिए अपना हाथ वो संध्या की ओर बढ़ाता है। संध्या भी संकोच करते हुए दीपक का हाथ थाम लेती है और दीपक संध्या का हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लेता है और संध्या को अपने माथे से लगाकर रोने लगता है और कहता है संध्या तुम जहां भी रहोगी पूरी तरीके से खुश रहोगी, सुखी रहोगी और मैं हमेशा ऐसे ही ठोकरें खाता रहूंगा। उसकी मां उन दोनों के इस अवस्था को देखकर तत्काल कमरे से बाहर चली जाती है। तब संध्या दीपक से कहती है कि दीपक मुझे यह बताओ, मेरे समझ में जो कुछ भी आया परिस्थिति के हिसाब से मैंने हर वो कुछ तुम्हारे लिए किया, लेकिन बदले में मुझे क्या मिला? बदनामी, मेरे ऊपर झूठा लांछन, आपने जो चाहा वो सब कुछ मेरे साथ आपने कर लिया। मैं आपसे बहुत प्यार करती थी, दिलो जान से ज्यादा आपको चाहती थी। आपके लिए हर वो ख्वाब, हर वो सपने मैंने सजाए थे, यहां तक कि हनीमून और हनीमून के अलावा बच्चे का क्या नाम रखेंगे, इस बात को लेके भी मेरे मन में तमाम तरह की उत्सुकता लगातार पनप रही थी। और आपने भी मेरे साथ हर वो कमिटमेंट किया, लेकिन जब आप हॉस्पिटल से आखिरी बार गए तब आप बदल क्यों गए? आज तक मैं इस बात को जान नहीं पाई। आपसे मैं बात करने की लगातार कोशिश करती रही, लेकिन मेरे चाहने के बाद भी, मेरे लगातार कॉल करने के बाद भी आपने हमसे फोन पर हेलो और हाय तक भी
नहीं बोला। आपने तो जो कुछ भी मेरे साथ किया वो न तो मैं किसी से बता सकती हूं और न ही किसी से मैं इस बात की चर्चा भी गलती से भी कर सकती हूं। क्या कमी थी मुझ में? मैंने आपको क्या कह दिया था? क्या मैंने आपका कहना नहीं माना था? मेरे सेवा में ऐसी कौन सी कमी रह गई थी जो कि आपके बीमारी की हालत में मैंने वो नहीं किया? ऐसी कौन सी बात थी? दोस्तों, इतना कहते ही संध्या पूरी तरीके से रोने लगती है। उसके आंखों से आंसू सूखने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो लगातार रोए जा रही थी। एक ओर संध्या ये बोल बोल के रो रही थी, दूसरी ओर दीपक पूरी तरीके से शांत था, या फिर यूं कहें कि पश्चाताप के आंसू में वो जल रहा था। अब ऐसा सोचते सोचते वह भी रोने लगता है और रोते हुए संध्या से कहता है कि संध्या, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें पहचानने में भूल कर दी। मैंने सोचा कि जो लड़की शादी के पहले किसी गैर मर्द के पास सो सकती है वो उसके पहले किसी और मर्दों के साथ नहीं सोई होगी, इस बात की क्या गारंटी है? और यही सोच के मुझे लगा कि तुम्हारे दामन पे पहले से दाग है। जब ये गलत भावनाएं मेरे अंदर आई तो उस बात को सोच के मैंने शादी के लिए साफ साफ मना कर दिया। लेकिन ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल थी, सबसे बड़ी गलती थी। एक ऐसी गलती जिस गलती की भरपाई मैं पूरे जीवन तुम्हारे साथ रह के भी नहीं कर सकता हूं। मैं पूरे जीवन तुम्हारे नजरों में गिरकर ही रहूंगा, क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ एक बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया है। मुझे एक मौका दे दो संध्या। अब जो भी दोनों के रिश्तेदार थे जो अब तक बाहर थे, संध्या पहले अपना आंसू पोंछती है और अपने ही हाथों से दीपक के भी आंसू को पोंछती है, उसे नॉर्मल करती है, उसे शांत करवाती है और इसके बाद फिर उन लोगों को बुला के उस कमरे के अंदर लाती है। अब दीपक के घर वाले संध्या से हाथ जोड़कर माफी मांगने लगते हैं और कहते हैं कि बेटा हमें माफ कर दो। और ऐसा कह के दीपक के घर वाले भी एक साथ सब लोग रोने लगते हैं। सबके आंखों में आंसू आ जाता है। संध्या सबको बारी बारी से चुप कराती है और इसके बाद जब सब लोग शांत होते हैं तब वो कहती है, इसमें कहीं किसी का कोई दोष नहीं है। जो भी दोष है वो वक्त का दोष है, समय का दोष है, परिस्थिति का दोष है। और ऐसे भी इसमें आप लोगों की क्या गलती है? दीपक के माँ बाप के इस व्यवहार को देखकर संध्या का दिल भी पसीज जाता है। दीपक उससे सॉरी बोलता है और कहता है, मैं तुमसे कल भी प्यार करता था, आज भी करता हूं और आजीवन करता रहूंगा। इतना सुनते ही संध्या दीपक के पास जाती है और दीपक की आंखों में आशा भरी नजरों से देखने लगती है। संध्या दीपक की आंखों में अपने लिए वो प्यार ढूंढ रही थी, वो विश्वास ढूंढ रही थी, वो समर्पण ढूंढ रही थी जो उसने दीपक के लिए अपने दिल में देखा था। दीपक कहता है, संध्या एक एहसान करोगी मुझ पर? अब इतना सुनने के बाद जो संध्या बोलती है, वहां मौजूद जो भी लोग थे संध्या के उस बात को सुनकर पूरी तरीके से स्तब्ध हो गए। संध्या कहती है दीपक से कि दीपक, मैं अब एहसान नहीं, मैं वो करूंगी जो आपने अधूरा छोड़ दिया था। और इतना कहते ही दीपक के गले से लिपट जाती है। और जब वो दीपक के गले से लिपटती है तो दीपक के आंखों से पश्चाताप के आंसू लगातार निकलने लगते हैं। और वहां मौजूद जो भी लोग थे उन दोनों के इस प्रेम वाले माहौल को देखने के बाद तालियां बजाने लगते हैं। सब लोग खुश हो जाते हैं इन दोनों के विश्वास और भरोसे को दोबारा एक साथ जुड़ते हुए देखकर। अंततः दोनों परिवार फिर से उसी रिश्ते को आगे बढ़ाते हैं। अब फिर से संध्या और दीपक की शादी नवंबर 2023 में दोनों परिवार की मौजूदगी में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ संपन्न होती है। लेकिन अब की बार यह शुक्र रहा कि कोई हादसा नहीं हुआ। शादी पूरी तरीके से ठीक ठाक संपन्न हो गई और अब दोनों पति पत्नी एक दूसरे को पाकर बड़े ही सहजता और सरलता के साथ अपने जीवन का आनंद ले रहे हैं। रिश्ते कोई भी हो उसे निष्पक्षता के साथ ईमानदारी से निभाना चाहिए, क्योंकि जिस रिश्ते में ईमानदारी नहीं हो, भरोसा नहीं हो, विश्वास नहीं हो, एक दूसरे के प्रति समर्पण नहीं हो, वहां शादी के पहले क्या और शादी के बाद क्या, हमेशा आपसी मतभेद रहता है। क्योंकि शादी में
न सिर्फ एक अनजान लड़का और लड़की हमेशा के लिए एक हो रहे होते हैं, बल्कि एक हो रहा होता है दो परिवार की भावनाएं और उनका विश्वास। बाकी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? अपनी राय निष्पक्षता के साथ कमेंट बॉक्स में जरूर दें और यह भी बताएं कि आखिर दीपक के मन में उस लड़की के अंदर ऐसी कौन सी बात दिखी जिस बात को लेकर दीपक ने संध्या को ठुकरा दिया था, और अचानक फिर से कुछ दिनों बाद जब वो बेड पर हॉस्पिटल में पड़ा हुआ था तो उसके अंदर आखिर ऐसी कौन सी भावनाएं दोबारा से पनप गई जिन पॉजिटिव भावनाओं के चलते फिर से उसी लड़की को वो सहजता और सरलता के साथ दोनों परिवार की मौजूदगी में न सिर्फ उसे स्वीकारता है बल्कि खुशी खुशी उससे शादी करके अपने घर भी लाता है। अपनी राय निष्पक्षता के साथ कमेंट बॉक्स में जरूर दें। सावधान रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।